चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान प्राइम की। कोटा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, नारकोटिक्स ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लग्जरी कार से अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया है। 45 किलो 140 ग्राम डोडा चूरा जो है वो बरामद किया गया है। उदयपुर के डबोक में यह कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोटा से बड़ी खबर आ रही है। नारकोटिक्स ब्यूरो की कार्रवाई हुई है। लग्जरी कार से अवैध डोडा चूरा जो है वो बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि 45 किलो से ज्यादा जो है ये डोडा चूरा है। साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। उदयपुर के डबोक में कार्रवाई की गई है। उधर भीलवाड़ा में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। नेहरू तलाई में मछलियों के मरने के मामले पर के बाद मौके पर अधिकारियों की टीम पहुंची है। अधिकारियों ने तालाब की जांच की है। सुबह झील में नाव उतारी जाएगी और ये नाव जो है नगर विकास न्यास की तरफ से उतारी जाएगी ताकि जो मृत मछलियां हैं उनको तालाब से निकाला जाए। जिला मत्स्य विभाग के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। नगर विकास न्यास की नेहरू तलाई की बदहाल स्थिति को लेकर एनडीटीवी ने सुबह खबर प्रसारित की थी। उस खबर का असर अब देखने को मिल रहा है। भीलवाड़ा कलेक्टर जो कि न्यास के खुद अध्यक्ष है जसमीत सिंह, उनके निर्देश पर यहाँ पर अभी इस जो हालात है इसका हालात का जायजा लेने के लिए जो मछली हजारों की संख्या में जो मछलियां हैं आप देख सकते हैं अभी भी पड़ी हुई है, इनको देखने के लिए ये मेरी इस साइड में अभी देखिए नगर विकास न्यास के अधिकारी और मत्स्य विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं मौके पर। अभी इन्होंने मौका मुआयना किया है। इनसे पूछते हैं, राम प्रसाद जी, आप काफी समय से एक्शन है नगर विकास न्यास के, आप यहाँ आए तो क्या स्थिति लग रही है, क्या अब इसका समाधान है? सर, ये ज्यादातर मेरे को ऑक्सीजन की कमी के कारण ही ये मौत हुई है मछलियों की। नहीं, अब इसका समाधान क्या है सर? समाधान अब या तो ये इनका कोई ऑक्सीजन बढ़ाने का, कोई एरिएशन वगैरह का कोई नहीं सर, सिस्टम पर हजारों की संख्या में मर चुकी मछलियां, तो अब इनको बाहर निकालने क्योंकि आसपास में तो कम से कम आधा दर्जन से निकलवाने की व्यवस्था कर दी है। सुबह से हम बाहर निकलवा देंगे। कल से आप निकलवाएंगे? कल से निकलवा देंगे। तो क्या प्रोसीजर एडॉप्ट करेंगे? क्योंकि सर आसपास में 10-12 नाव वगैरह लगा के उसको बाहर निकलवाएंगे और ट्रैक्टर में दूर डिस्पोज करेंगे। अब यहाँ पे मत्स्य विभाग जो कि ये एक मछली पालन का लेकर काफी समय से काम करने वाला एक विभाग है, इसके प्रशासनिक अधिकारी, सर क्या नाम आपका? अनिल राव। अनिल जी, क्या स्थिति देखते हैं आप, क्या वजह है इसमें? सीधा तो ये सर पानी में घुलनशील ऑक्सीजन की कमी, एक तो घुलनशील ऑक्सीजन कमी। तो घुलनशील ऑक्सीजन से क्या मतलब, घुलनशील ऑक्सीजन इस पानी में कम क्यों होगी? इसमें क्या पानी हरा हो रहा है, इसका पानी हरा होने से गंदा पानी आने के कारण इसका क्या घुलनशील ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और तापमान का उतार चढ़ाव भी है। तापमान का उतार चढ़ाव है। कभी क्या बारिश हो रही, कभी क्या बादल हो रहे हैं, कभी आप तो मछली विभाग, मत्स्य विभाग से हैं, आप बड़ी टीम है आपके पास में, मत्स्य पालन आप सब कुछ देखते हैं। अब इसका डिस्पोजल का क्या उपाय है? सबसे बढ़िया डिस्पोजल का तो उपाय सर कि मछली विभाग इसका ठेका नहीं करता है, पहली बात तो ये। और जो इसके यूआईटी के अंदर में यूआईटी में हम सहायता कर देंगे इनकी, कोई भी अगर इक्विपमेंट चाहिए तो हम करवा सकते हैं इनको सहायता। अब ये जो दुर्गंध है, जब भी किसी जलाशय में इतनी तादाद में मछलियां मरती है तो दुर्गंध से 10-10, 5-5 किलोमीटर एरिया प्रभावित होता है। दुर्गंध खत्म हो जाए इसके लिए क्या उपाय है आपके? दुर्गंध तो मछली उठते ही दुर्गंध खत्म हो जाएगी। मछली उठते दुर्गंध खत्म। बिल्कुल। नगर विकास न्यास के अधिकारी है, उनका दावा है कल सुबह से इस जो इतनी मृत मछलियां हैं इनके डिस्पोजल की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अब इस झील में नाव उतारी जाएगी और इन नावों के माध्यम से मृत मछलियों को उठा के बाहर फेंकवाया जाएगा 10-12 किलोमीटर दूर। दूसरी तरफ जो मत्स्य विभाग के प्रशासनिक अधिकारी है उनका कहना है कि ये मृत मछलियां जो है इसका मरने का सबसे बड़ा कारण इस जो पानी है इसमें गंदा पानी आ रहा है, इसमें ज्वलन जिस तरह से घुलनशील जो ऑक्सीजन होनी चाहिए पानी में उसकी कमी होने की वजह से मछलियों के मरने का दौर शुरू हो गया है। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा। जासूसी के सिंडिकेट को लेकर राजस्थान से एक और बड़ा खुलासा हुआ है। राजस्थान के डीग जिले में एक पाकिस्तानी जासूस को पकड़ा गया है जो कि सेना की गोपनीय जानकारियां दुश्मन को देता था। राजस्थान से एक और जासूस गिरफ्तार, दुश्मन को दे रहा था खुफिया जानकारी। डीग से हुई जासूस की गिरफ्तारी। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों की नजर देश में रहकर देश को खोखला करने वालों पर लगातार लगी हुई है और इसी कड़ी में राजस्थान के डीग से एक और जासूस को पकड़ा है जो कि देश में रहकर देश के साथ न सिर्फ गद्दारी कर रहा था बल्कि दुश्मन देश में जाकर वहां आतंक के आकाओं से ट्रेनिंग भी ले चुका था। जी हां,
डीग के गंगौरा गांव का रहने वाला 32 साल का कासिम गिरफ्तार कर लिया गया है। कासिम को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। कासिम पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को गोपनीय सूचनाएं देने और वहां जाकर ट्रेनिंग लेने का आरोप है। हमने पहाड़ी थाना अधिकारी इस मामले को लेकर बात की तो उन्होंने बताया कि 23 मई को आईबी की टीम आई थी और कासिम नाम के शख्स को डिटेन कर जयपुर ले गई थी, जहां पूछताछ बाद उसे फिर दिल्ली स्पेशल सेल पुलिस आती है और उसे गिरफ्तार कर दिल्ली ले जाती है, जहां दिल्ली पुलिस ने खुलासा करते हुए ये सभी बातें बताई हैं। और साथ में यह जो कासिम नाम का शख्स था ये पाकिस्तान को यहाँ से सिम एब्रॉड प्रोवाइड कराता था और लगातार यहाँ की जो पहलगाम के बाद है जो ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे रहा था। कासिम पर जांच एजेंसियों की पिछले काफी समय से पैनी नजर थी। वो लगातार उसकी मूवमेंट पर नजर बनाए हुए थे, जिसके बाद डीग के पहाड़ी थाना इलाके में कासिम के गांव में दबिश देकर उसे पकड़ा गया। शुरुआती पूछताछ में कासिम ने बड़े खुलासे किए हैं। कासिम 2 बार पाकिस्तान गया था। अगस्त 2024 और मार्च 2025 में पाकिस्तान जा चुका है। पाकिस्तान में वो 90 दिन रहा। उसका भाई भी आईएसआई का एजेंट बताया जा रहा है, जो फिलहाल फरार है। भारतीय सिम कार्ड्स के जरिए आईएसआई उससे जासूसी करवा रही थी। वो तीनों सेना से जुड़ी जानकारियां दे रहा था। उसे आईएसआई ने काफी बारीकी से ट्रेनिंग दी थी, जहां उसे सेना की गतिविधियों पर नजर रखने की ट्रेनिंग दी थी। वहीं गांव वालों का कहना है कि कासिम झाड़ फूक का काम करता था और अक्सर गांव से बाहर रहता था। उसकी जासूसी कनेक्शन सामने आने से हर कोई हैरान है। हमने तो ना देख रहा हो, हमने तो पता पाकिस्तान गए हो ना गए। ये तो पता है ना, जैसे पुलिस ले गई है 2 बार उसको, अब दिल्ली पुलिस ले गई है। हाँ तो ले गई तो अब अभी पता पड़ रही है। हमने तो नहीं, हमने तो पता ना कि भाई कोई, हमने तो ऐसा भी ना देख रहा हो भाई वो तो कोई उल्टा ही काम करे, कोई हमने तो ना देखो आज तक कोई दिक्कत। कोई भी अभी तक ऐसी जो हलचल नहीं देखी शुरुआत से, जैसे यहाँ पर पाला पोसा है वो ना आज तक भी ना देखे हमने कोई क्या कह रहे हैं आप? हमने कोई बुराई ना सुनी उनकी आज तक। कोई जैसी कोई आजकल जैसे मामला कोई हो ऐसा गलत काम ना सुनो कभी। बढ़िया आगे उसको बेचारा मिल जा कभी दुआ सलाम बढ़िया बस कोई बात। जब से बोले कोई ऐसा ना है कि कैसे उठ पटांग बोलना या कोई उल्टा काम करना, जैसे माहौल कोई है कोई हमने तो आज तक ना देखो। सब बढ़िया आदमी, कोई भी ऐसा ना है कोई उग्रवादी हो इनमें या कोई ऐसा हो कोई जासूस करने, हमने तो कोई देखना रहो, चाहे अंदरूनी चाहे कहीं कुछ भी हो। कासिम पहले दिल्ली में अपहरण के एक मामले में गिरफ्तार होकर तिहाड़ जेल में 5 साल की सजा काट चुका है। फिलहाल कासिम को स्पेशल सेल की हिरासत में लेकर आगे की जांच की जा रही है और उसके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसके अन्य सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। राजधानी जयपुर की सेंट्रल जेल से एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। इलाज के नाम पर बंदियों को बाहर निकालकर होटलों में मौज कराने वाले ट्रांजिट रैकेट का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि जयपुर सेंट्रल जेल में बंद आनंदी लाल निकला। कैसे जेल में बंद एक कैदी इतना बड़ा नेटवर्क चला रहा था, इस रिपोर्ट में देखिए। इलाज के नाम पर मौज मस्ती, सजा के नाम पर कैदियों की मौज, जेल में कैदियों को वीआईपी ट्रीटमेंट, होटल ट्रांजिट रैकेट का खुलासा। राजधानी जयपुर में सेंट्रल जेल से इलाज के नाम पर बंदियों को एसएमएस अस्पताल लाकर फिर वहां से होटल पहुंचाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। लालकोठी थाना पुलिस ने मामले में गुरुवार को 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जहां पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपियों में बंदी आनंदी लाल का पिता शंभू दयाल, हनुमान साहेब मीना और राहुल मीना शामिल हैं। पूछताछ में यह भी सामने आया कि इन सभी के खातों में इलाज के बहाने बंदियों की ओर से ऑनलाइन राशि ट्रांसफर की गई थी। आनंदी को अस्पताल में उसके बैकग्राउंड क्या था वो नर्सिंग से रिलेटेड था और पहले जब ट्रायल में था दूसरी जेल में वहाँ भी अस्पताल में काम कर रहा था। तो जेल में जो हमारे काम करने वाले लोगों की कमी होती है और जो प्रिजनर्स हैं उनकी 70% के आसपास ओवर क्राउडिंग है, तो असिस्ट करने के लिए सभी, चाहे वो भोजनशाला हो, चाहे हमारी फैक्ट्रीज में, चाहे अस्पताल में जो प्रिजनर्स हैं, सजा याफ्ता बंदी हैं, उनके द्वारा काम किया जाता है। उसने इस तरह की एक दुर्भाग्यपूर्ण आपराधिक गतिविधि जैसा कि जांच में सामने आ रहा है, अभी स्पष्ट रूप से कुछ सामने हमारे पास नहीं अथॉराइज्ड आया है, लेकिन अखबारों से आप लोगों से पता चल रहा है, तो उसके द्वारा ये जो इन्वॉल्वमेंट, आपराधिक इन्वॉल्वमेंट किया गया है
उसके लिए निश्चित तौर से उसके खिलाफ न केवल आपराधिक है बल्कि हम जो जेल मैनुअल के अनुसार है उसके अनुसार भी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वहीं पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड जयपुर सेंट्रल जेल में बंद आनंदीलाल ही है, जो जेल के अंदर से ये तय करता था कि किस बंदी को डॉक्टर से पर्ची लिखवाकर एसएमएस अस्पताल रेफर कराना है। अस्पताल पहुंचने के बाद बंदियों को वहां से चुपचाप होटलों में शिफ्ट कर दिया जाता था, जिसके एवज में 20,000 रुपए की पर्ची काटी जाती थी। जेल से अस्पताल तक सब शामिल। ये मामला सिर्फ जेल तक सीमित नहीं है, जेल से लेकर अस्पताल तक सब शामिल है। रैकेट अस्पताल और प्रशासनिक तंत्र तक फैला है। पुलिस जांच में कई बड़ी बातें सामने आई। जेल और अस्पताल कर्मियों की भूमिका की जांच हो, सुनियोजित जेल मेडिकल रैकेट का खुलासा किया, कैदियों को विशेष सुविधा के नाम पर रकम वसूली गई, कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका की जांच हो रही है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस घटना में 24 तारीख को 5 बंदी एसएमएस हमारे जो जेल के चिकित्सा अधिकारी हैं उनके द्वारा रेफर किए गए, पुलिस लाइन से लेके गई और वहाँ एसएमएस ले जाने के बाद 4 बंदियों को 2 अलग अलग होटलों में लेके चली गई। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि पुलिस जो गार्ड आई थी वो और जो जेल में अंदर उनके रेफरल सिस्टम है या जो रेफर किए गए उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। उसके लिए अभी पुलिस में अभियोग दर्ज हुआ है और उसकी पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। इस जांच में जो भी लोगों की मिलीभगत, जो भी गंदी मछलियां हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस केस में अब तक कुल 18 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस इस मामले में कुछ और कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। अस्पताल और जेल के कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी शक के दायरे में है। अभी कोई जेल कार्मिक की स्पष्ट भूमिका सामने नहीं आई है। इन्वेस्टिगेशन के बाद और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद आएगी। निश्चित तौर से जो गंदी मछलियां हैं, जो इस तरह के इन्वॉल्वमेंट हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो कानूनन है और जो विभागीय कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने इसे एक सुनियोजित जेल मेडिकल रैकेट करार दिया है, जिसमें इलाज के बहाने बंदियों को विशेष सुविधा दी जा रही थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि यूडीसी हनुमान साहिब मीना जैसे सरकारी कर्मचारी भी इस रैकेट में काम कर रहे थे। अस्पताल रेफर की प्रक्रिया, मेडिकल पर्ची और होटल में बंदी को शिफ्ट करने तक सभी चरणों में किसी न किसी स्तर पर मिलीभगत की पुष्टि हुई है। फिलहाल इस मामले में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। अब तक जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। राजस्थान में जेलों के भीतर बदमाशों के गैंग ऑपरेट होने की कहानी बहुत पुरानी है। बहुत बार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन सिस्टम को ठीक नहीं किया जा सका। इस बार सरकार और जेल प्रशासन सिस्टम को बेहतर और पुख्ता बनाने की बात तो कह रहा है, लेकिन दरअसल जरूरत दावों से कहीं अधिक ठोस कदम उठाने की है। जयपुर से एनडीटीवी के लिए सुशांत पारिक की रिपोर्ट। राजस्थान के उदयपुर में 3 महीने पुरानी एक रहस्यमय गुमशुदगी का सनसनीखेज खुलासा हो चुका है, जिसमें गहने लूटने के लिए एक शख्स ने बुजुर्ग को फिल्मी अंदाज में मौत के घाट उतार दिया। कैसे रची हत्या की साजिश, आगे देखिए आप। उदयपुर के फतेहनगर में 2 महीने पुराने एक रहस्यमय गुमशुदगी का सनसनीखेज खुलासा हो चुका है। 70 साल की बुजुर्ग चांदीबाई की लूट के इरादे से हत्या कर शव को जला देने वाले आरोपी रमेश लोहार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसमें चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि आरोपी ने ये वारदात बॉलीवुड फिल्म दृश्यम और टीवी शो क्राइम पेट्रोल से प्रभावित होकर किया। चांदीबाई के परिजन द्वारा दर्ज कराई गई गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू हो चुकी है। सहायक पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने तकनीकी और डिजिटल साथ ही खुफिया स्तर पर जांच को अंजाम दिया। वहीं मृतका को आखिरी बार 22 फरवरी को एक वैन में जाते हुए देखा गया था। आरोपी रमेश लोहार ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि उसने अपने भाई के कार्यक्रम में चांदीबाई को गहनों में देखा था और तभी से उसकी हत्या और लूट की साजिश रची। 22 फरवरी को वह चांदीबाई को झूठे बहाने से वैन में बिठाकर ले गया और अंधेरा होते ही उसने उसकी हत्या कर दी। शव को डंपिंग यार्ड में जलाया और जले हुए हिस्से को होसुंडा बांध में फेंक दिया। लोहार दृश्यम मूवी और क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल से प्रभावित था
इसमें एक तो इनकी पत्नी ने बताया था कि रात में सब लोग जब सो जाते थे उसके बाद ये सुबह तक 4-5 बजे तक दृश्यम मूवी और क्राइम पेट्रोल देखते थे। उसके अलावा इनका जो हमने मोबाइल का टेक्निकल एनालिसिस किया उसके अंदर इन्होंने काफ़ी बार दृश्यम मूवी देखना और ऐसे ऐसे जो सर्च प्रॉम्प्ट्स सर्च करना कि क्या दृश्यम मूवी सच्ची घटना पे आधारित है या फिर कि लाश कितने समय में सड़ती है, इस तरह के कुछ इन्होंने चीज़ें सर्च कर रखी थी अपने फ़ोन में। उसके अलावा जब इनिशियली पुलिस जब उस जगह पे गई जहाँ पर कि इन्होंने बॉडी जलाई थी डंप यार्ड में, तो वहाँ कुछ जानवरों की हड्डियाँ थी, तो वहाँ पे इसने पुलिस का ध्यान वहाँ आकर्षित करने की भी कोशिश करी कि पुलिस वो वाली हड्डियाँ उठा ले, और ये सभी दृश्यम मूवी से इन्होंने सीखा है, ऐसा प्रथम दृष्टया हमें समझ में आ रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी से वारदात में इस्तेमाल वैन, लोहे का पाना, लूटा गया सोना चांदी बरामद कर लिया है। वहीं डीएनए जांच से भी पुष्टि हो गई है कि डंपिंग यार्ड से मिले अवशेष चांदी बाई के ही हैं। फिल्मी अंदाज में अपराध को अंजाम देने वाले आरोपी का इससे पहले भी बलात्कार के मामले में नाम सामने आ चुका है। फिलहाल पुलिस ने रमेश लोहार को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं कि पिक्चरों के प्रभाव से कई क्रिमिनल किस तरह से सबूतों को छुपाया जाए इस तरह के अंजाम करने के कार्य कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस अनुसंधान में जब ये पाया गया कि किस तरह से इस रमेश ने जो लगातार आप कह सकते हैं कि जो मूवीज और क्राइम पेट्रोल देखता था और इस हत्याकांड को अंजाम दिया। उदयपुर से संजय व्यास, एनडीटीवी। किशनगढ़ में नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों पर सख्त कार्रवाई के बाद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा एक साथ नजर आए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने राज्य मंत्री की कार्रवाई की तारीफ की। भागीरथी चौधरी ने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा द्वारा नकली खाद के खिलाफ उठाया गया ये कठोर कदम सराहनीय है और इससे देश के करोड़ों किसानों को राहत मिलेगी। सिखाया है कि फर्जी काम करना, नकली काम करना, तो हमारे कृषि मंत्री आदरणीय किरोड़ीलाल जी मीणा साहब ने कल से ही जो अभियान चलाया है हमारे देश के अन्नदाताओं के लिए, जिनको बहुत मुश्किल से वो खाद और बीज खरीद पाते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसान सम्मान निधि को खाद और बीज देने के लिए उन्होंने शुरुआत करी है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने किसान सम्मान निधि को बढ़ाया है। तो एमएसपी प्रधानमंत्री जी बार बार खरीफ और रबी फसल में दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनको नकली खाद को देना और यहाँ फैक्ट्री जो है ये कब परमिशन मिली है, किसने दी है, कौन अधिकारी जो है उसकी जांच होगी। और हमारी कृषि मंत्री जी इतने मजबूत है, इनको कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो इनको आपको साथ कीजिए। वो कोई एक साल का प्लान तो लगे नहीं है प्लान पे, और कांग्रेस उनका एक संत पुरुष को आरोप लगा रही है जो किसानों की सबसे ज्यादा चिंता करने वाले। और मैंने इनको कल निवेदन कर दिया था आपके माध्यम से कार्रवाई हो रही। तो राजस्थान प्राइम में मेरे साथ इतना ही। एनडीटीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।